बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं नेशनल पावर और इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से। ये भी बात करेंगे कि मुस्लिम सिविलाइजेशन क्यों तरक्की नहीं कर पा रही और वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैसे तरक्की करती जा रही है। ये तमाम तर चीजें हैं जो हम इस ऑडियो लॉग में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने जो तरक्की की है, जो हमारे सामने आज भी तरक्की कर रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रही है। बड़ा लंबा अरसा कॉन्फ्लिक्ट रही है। ये आपस में लड़ते रहे, मतलब 2 से 3 सेंचुरीज ये आपस में लड़ते रहे। जर्मनी फ्रांस, फ्रांस जर्मनी, फ्रांस और बर्तानिया, बर्तानिया जर्मनी, रशिया, ये सारे के सारे, स्पेन, इटली, स्पेन वगैरह, पुर्तगाल, ये सारे आपस में लड़ते रहे बहुत ज्यादा। अब इनकी लड़ाई की वजह से ये हुआ है कि इनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कंपटीशन डेवलप हुआ। कंपटीशन की वजह से इन्होंने एक दूसरे को सरपास करने की कोशिश की और बहुत ज्यादा मेहनत की अपनी नेशनल आइडियोलॉजीज की बुनियाद के ऊपर, अपनी कौम की बुनियाद के ऊपर। और जब इसमें आप देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी इनको मिलाकर नहीं रख सकी। खास तौर पर रेनेसांस के बाद क्रिश्चियनिटी एज अ ज्वाइनिंग फैक्टर जो इनके दरमियान मौजूद थी, वो ज्यादा कोई अच्छा रोल प्ले नहीं कर सकी। मुस्लिम सिविलाइजेशन के अंदर आप देखेंगे कि बड़ा 1400 सालों के अंदर हमारे पास 3 से 4 सिविलाइजेशन, मतलब एक ग्लोबल एम्पायर्स आई हैं। फॉर एग्जाम्पल अब्बासिद आए, उसके बाद आए आपके ये, उससे पहले आए उमैयद आए, उसके बाद अब्बासिद आए, उसके बाद उस्मानी आए, उसमें छोटे मोटे ममलूक भी आए, फिर मुगल आए। यहाँ पर आप दिल्ली सल्तनत देख लीजिए, उसके बाद आप सिलिथियन सल्तनत देख लीजिए, पार्थिनियंस देख लीजिए। पार्थिनियंस तो खैर नहीं थे मुसलमान। ये आप देख लीजिए जो उस्मानी, ये जो आप ईरान के अंदर देख लीजिए शाह वालों की हुकूमत जो कि शियाइज्म को प्रमोट कर रही थी। सो ये हमारे पास मतलब बहुत गिनी चुनी हुकूमत है, 5 से 10 हुकूमत है और ऑलमोस्ट पूरे इस्लामिक सिविलाइजेशन को उसने कवर किया ज्योग्राफिकली। स्पेन की हुकूमत भी आप मिला ले। सो 8 से 9 एम्पायर्स बनी जिन्होंने पूरी की पूरी ज्योग्राफी के ऊपर कंट्रोल किए हुए रखा। सो मुसलमानों के अंदर एक एम्पायर बनाने का एक मतलब है ना, नेचुरल बिलीव है कि हम इस्लाम के नाम के ऊपर एम्पायर्स वगैरह बनाए। हालांकि उस एम्पायर्स के अंदर एक डोमिनेंट फैक्टर होता था। उस्मानी एम्पायर के अंदर उस्मानी तुर्कों का बड़ा हाथ था। इसी तरह से अब्बासिद के अंदर अब्बासी खानदान का बड़ा हाथ था। इसी तरह से अगर आप देख लीजिए तो वो सारी की सारी एम्पायर एक ही खानदान के इर्द गिर्द डोमिनेट करती थी। ये एक पुरानी बादशाहों वाली रवायत थी, लेकिन कैलिफेट के अंदर भी यही चलती रही। नेशन स्टेट्स में ऐसे है कि हम अब मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेसीज की बुनियाद के ऊपर ऑपरेट करें और डिफरेंट सारे नेशन स्टेट्स हमने पूरी इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर बना लिए। अब बुनियादी तौर के ऊपर ज्योग्राफी के अंदर जितने भी नेशन स्टेट्स बने इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इनकी तारीख 80 साल से ज्यादा बड़ी नहीं है और इनकी कंपोजिशन और इनकी कंस्ट्रक्शन भी हिस्टोरिकली सपोर्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पर्शिया को, यानी फारस की जितनी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसको आप हिस्टोरिकली सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन सऊदी स्टेट को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? सऊदीइज्म के नाम से तो कोई स्टेट था ही नहीं, ये तो एक खानदान के नाम के ऊपर रियासत है। तो इसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से आप जो इराक और सीरिया के दरमियान की दरार है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? दोनों तरफ अरब है। इसी तरह से आप कुर्द स्टेट को कैसे डिनाई करोगे? कुर्दों की तो एक नेचुरल सी पॉपुलेशन है जिसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह से तुर्कों की भी एक नेचुरल ज्योग्राफी है। लेकिन इससे आपको यह पता चलता है कि ये जो मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा है, यानी इराक, सीरिया, लिबिया, जॉर्डन और इजराइल, ये वो हिस्सा है जो ये एक ही स्टेट बनना चाहिए। अब उस एक स्टेट के अंदर अरब हुकूमत होनी चाहिए, इजराइल वगैरह का वजूद नहीं होना चाहिए। अब ये एक स्टेट क्यों नहीं बन पा रहा? ये वो बुनियादी सवाल है जिसपे हमें सोचना चाहिए। इसी तरह से मिस्र और लिबिया में क्या फर्क है? इसी तरह से मिस्र और उसके साथ जो मिले हुए अल्जीर्स वगैरह है, ये पूरी की पूरी नॉर्थ अफ्रीकन टेरिटरी है, इसके अंदर क्या फर्क है? इसी तरह से आप साउथ ऑफ अफ्रीका के तरफ आ जाएं जहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है। सब साहारन कंट्रीज देखेंगे, जो सहारा डेजर्ट से नीचे वाले मुल्क आते हैं, वहां पर हरियाली ज्यादा है। इन पूरे के पूरे मुमालिक ये सारे के सारे क्रिश्चियन है। अब इनको देखें, ये काले काले आपस में लड़े। अब कलर भी इनको एक यूनिफाई नहीं कर सका। जो कहते हैं ना कि कालों को काले के साथ मतलब मिला लो तो भला यूनिटी बनेगी, यूनिटी नहीं है ना, फिर भी ये लोग आपस में ही लड़े। अब हुटू और टुट्सी के दरमियान जो झगड़ा हुआ था रवांडा जेनोसाइड के दरमियान, अब वो काले काले को मार रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि वो फला ट्राइब का था, वो फला ट्राइब का था। हुटू में से थे जो कुछ लोग, वो उन्होंने फ्रेंच का साथ दिया था, टुट्सियों ने नहीं दिया था। और हुटू जो थे माइनॉरिटी थे, उन्होंने मेजोरिटी के ऊपर हुकूमत की थी। जब फ्रेंच चले गए तो माइनॉरिटी ने मेजोरिटी को डंडा देने के लिए वहां पर एक जेनोसाइड हुआ। बड़े ठीक ठाक लोग मारे गए थे वहां पर, 30 लाख से ज्यादा के करीब लोग मारे गए थे। इतने मैसिव स्केल के ऊपर जेनोसाइड हुआ था वहां पर, रवांडन जेनोसाइड जिसे कहा जाता है। ये सब साहारन अफ्रीकन कंट्री में है। लेकिन मुसलमानों के अंदर इस लेवल का आप जेनोसाइड नहीं देखोगे। जिस तरह का जेनोसाइड आप यूरोप में देखोगे, आप दूसरे मुमालिक में देखोगे, आप यहाँ पर हिंदुस्तान में देखोगे, मुसलमान सिविलाइजेशन के अंदर थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री इस तरह की मैसिव सिविलाइजेशनल, यानी जो आप देखें कि जेनोसाइडल एक्टिविटी है, वो कभी भी परफॉर्म नहीं हुई। वो क्रिश्चियंस के खिलाफ भी नहीं की मुसलमानों ने, वो यहूदियों के खिलाफ भी नहीं की, वो हिंदुओं के खिलाफ भी नहीं की है। और मुसलमान आपस के खिलाफ भी इतना कुछ नहीं करते। बस ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि तावान ले लेंगे, गुलाम बना लेंगे, ये बेच लेंगे। और गुलाम बनाने
जमाने में मुसलमान को गुलाम भी नहीं बनाया करता, ये भी पाबंदी थी। सो छोटे मोटे चंद बादशाह होंगे जो फेनेटिकल होंगे, बाकी कुछ ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल मुस्लिम सोसाइटी नॉन वायलेंट रही है थ्रू आउट द हिस्ट्री। लेकिन इससे हमें यह भी पता चलता है कि जिसकी वजह से हमारे अंदर कभी कंपटीशन डेवलप नहीं हो सका, हमारे अंदर कभी कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज्यादा रही नहीं, कंपटीशन डेवलप नहीं हो सका, जिसकी वजह से हम प्रोग्रेस नहीं कर सके। यहाँ पर साइकोलॉजिकली कहते हैं कि जब तक आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में नहीं होते हो, जहां पर आप कॉम्पिट कर रहे हो, जहां पर आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो वहां पर आप कुछ ज्यादा नहीं सीख रहे हो। जब तक पीस होता है तो आपकी जो बिहेवियर होती है उसमें अमन की बातें आ जाती हैं। सो इसी वजह से आपको कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, तभी आप ग्रो कर पाओगे, प्रोग्रेस कर पाओगे। थोड़ा सा रिग्रेसिव होता है आपके मेंटल मॉडल के लिए, लेकिन आप ग्रो कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही अमेरिकन लैंड किए थे, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये बर्तानिया वाले लैंड किए थे अमेरिकन टेरिटरीज के ऊपर, जब कोलंबस ने ये सारी की सारी लैंड्स डिस्कवर की थी, तो वहां पर सिविलाइजेशंस थी, ठीक ठाक सिविलाइजेशंस थी। वहां पर एम्पायर्स भी थी, ऐसी मायन एम्पायर वगैरह थी जिसको गोल्ड के बारे में पता था, जिसके अंदर बादशाह का स्टेटस था, जिसमें वजीर थे, मैनेजमेंट थी, मिनिस्ट्रीज थी। सो वहां के लोगों ने भी एक तरह की सिविलाइजेशन बना के रखी हुई थी, लेकिन वो इतनी अग्रेसिव नहीं थी जैसी कि अग्रेसिव ये थी हमारी सिविलाइजेशन जो यूरोप से गई थी वहां पर। सो वो इतने अग्रेसिव थे, इसीलिए उन्होंने उस पूरी सिविलाइजेशन का धर्म तक कर दिया और उसको डोमिनेट कर दिया। लेकिन अगर आप देखें यूरोपियंस को ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश और यहाँ ये जो आपका सब कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर कंट्रोल हासिल करने में, जहां पर मुगल एम्पायर थी, इसमें यूरोप को तकरीबन सेंचुरी लगी है। वहां पर सेंचुरी भी उन्हें नहीं लगी, उन्होंने ओवर द नाइट वहां कर सब कुछ उखाड़ दिया। सो इससे हमें पता चलता है कि जहां पर सिविलाइजेशन मौजूद थी, जहां पर कंपटीशन था, कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि सब कॉन्टिनेंट में था, सो वहां पर यूरोपियंस को इंग्रेस करने में बड़ी मुश्किल हुई। जहां पर नहीं था वो तो बड़ी आसानी से गए। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज थे वो बड़े इजीली ऑक्यूपाई हो गए, जहां पर भी उनकी शिप्स जा सकती थी, नेविगेबल रिवर्स उनको मिलती थी, वो वहां पर उनको चीजों को ऑक्यूपाई करने में उनको तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि वो जो ट्राइब्स थे वो आपस में डिवाइडेड थे और उन्होंने कोई बड़ी मेजर लेवल की एम्पायर भी नहीं बनाई हुई थी अफ्रीका के अंदर। हालांकि अफ्रीका के अंदर 2-3 एम्पायर्स हैं, पर बहुत छोटे लेवल के ऊपर बनी थी, कोई मैसिव स्केल के ऊपर नहीं बनी थी। सो इसे हमें पता चलता है कि कंपटीशन एक नेसेसरी एलिमेंट है एक सिविलाइजेशन को ग्रो करने के लिए। ये हम बहुत हद तक मानते हुए आ रहे थे, लेकिन अब हमें पता चला है कि अगर कोऑपरेशन की जाए, अगर कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट किया जाए और उसमें कंपटीशन भी रखा जाए, तो आप बहुत ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मुल्क के अंदर एक कंपनी बनाते हैं जो कि एक प्रोडक्ट बनाती है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप बनाती है, उसी के कंपटीशन में आप दूसरी कंपनी भी रखते हैं जो भी लैपटॉप बनाती है, फिर इन दोनों के दरमियान जो कंपटीशन होगा, जो कि अंडर द स्टेट होगा, स्टेट के पावर के अंडर होगा, विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, तो यहां पर इन दोनों के दरमियान जो कंपटीशन होगा, को एक की टीम एक आइडिया पिच करेगी, दूसरे की टीम दूसरा आइडिया पिच करेगी, एक कंपटीशन भी हुआ, एक लेवल ऑफ कोऑपरेशन भी हुई और एक हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिससे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरह का कंपटीशन हमें इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर लाना है, जिसमें हेल्दी प्रोडक्ट्स हम डिलीवर कर सके पूरी सोसाइटी के लिए। अब इसके लिए सबसे बड़ा बुनियादी मसला यह है कि हमें फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। सबसे बुनियादी मसला यह है कि हमें सिक्योरिटी के मामला को हल करना पड़ेगा। अब आईएसआईएस जैसी छोटी छोटी तंजीमें आकर हमारे गले में पड़ गई है, जिनको वेस्ट ने सारा का सारा सपोर्ट किया हुआ है। हालांकि अरब नेशनल्स को अच्छे तरीके से पता है कि आईएसआईएस को वेस्ट ने सपोर्ट किया है, अरब नेशनल्स अब उनके खिलाफ जंग भी करने जा रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इसके खिलाफ जंग लड़ना और जीतना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। डिप्लोमेटिकली आप ये सारी की सारी जंग जीत सकते हैं, पाकिस्तान को भी अपना रोल इसमें प्ले करना चाहिए। ये जंग आप अगर जितनी जल्दी खत्म करेंगे तो हम सिक्योरिटी जो इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर है वो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, नए इंटेलिजेंस ऑर्गन बना पाएंगे, नई फोर्सेस बना पाएंगे, नई टेक्नोलॉजी बना पाएंगे, जिससे सिक्योरिटी बेहतर होगी। अब फॉर एग्जांपल मोहम्मद बिन सलमान है, शहर के ऊपर शहर बनाता जा रहा है। इससे कोई पूछे कि सिक्योरिटी का क्या करोगे? अगर सिक्योरिटी होगी ही नहीं तो फिर कैसे मतलब ये इसके शहर चलेंगे, कैसे इसके यहाँ पर टूरिज्म आएगा? सो सिक्योरिटी इसका प्राइम कंसर्न होना चाहिए। अमेरिकन हिस्ट्री अगर आप देखें तो अमेरिकन ने 150 साल के लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल किए, स्पेन से जंगे की है सिर्फ इसलिए कि उससे फ्लोरिडा ये सारी की सारी टेरिटरीज ले ली जाए, और फ्रांस के साथ पैसे देकर टेरिटरीज खरीदी हैं, कईयों पर पैसे दिए, कईयों के साथ जंगे की, सिर्फ अपनी ईस्ट और वेस्ट कोस्ट को सिक्योर करने के लिए, ताकि वो अमेरिकन एक सिक्योर स्टेट बन सके। जैसे ही अमेरिका एक सिक्योर स्टेट बन जाता है उसके बाद उन्होंने दौलत बनाना शुरू कर दिया। सो सिक्योरिटी प्राइम इंपोर्टेंस रखती है अगर आपको दौलत बनानी है, पैसा बनानी है। पाकिस्तान की आर्मी ने पता है क्या कर दिया, यहाँ पर अनसिक्योर कर दिया। एक फौज ने ही स्टेट को नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस में डाल दिया है। ये वो इस फौज की कमी जिसकी वजह से पाकिस्तान बार बार पीछे आ रहा है। अब इस नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस में जब फौज हमें बार बार डाल देती है, इसकी वजह से यह होता है कि हमारी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर सही नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्टिविटी है यानी हमारी इकोनॉमी है वो ठीक नहीं चलती। सो इन शॉर्ट हमारी आर्मी हमें रगड़ा लगा देती है। सो हमें ये ओवरऑल प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहली इंपोर्टेंस हमें पूरी इस्लामिक सिविलाइजेशन की सिक्योरिटी को देनी पड़ेगी। उसके बाद हमें इसकी इकोनॉमिक वेलबींग को देनी पड़ेगी कि पैसा सबसे ज्यादा हम ही बनाए पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद हमें
टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ये वो तीन चीजें हैं, जब आप इन तीन चीजों के ऊपर मतलब है ना कंट्रोल कर लोगे, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री माइट जो आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करे, ये तीन चीजें आपने कंट्रोल कर ली, फिर ग्रेजुअली खुद ब खुद दुनिया आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है सुपर पावर बनने के लिए। क्योंकि जब आप अपने तौर के ऊपर अपने इंटरनली मजबूत होते हैं, आपके पास इकोनॉमी मजबूत, आपके पास फौज मजबूत, आपकी सिक्योरिटीज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आपकी जो कोहिजन है वो बहुत अच्छी है, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, फिर दुनिया में दूसरे मुमालिक खुद ब खुद आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर उनसे ये होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि उनके अंदर मामला के अंदर दखल अंदाजी करके अपने आप को एज अ सुपर पावर के रोल में आप रीइंफोर्स करें। लेकिन सबसे पहले आपको अपने घर को मजबूत करना पड़ता है। जब तक आप अपना घर मजबूत नहीं करते, आप दुनिया के अंदर सुपर पावर बन ही नहीं सकते। यहाँ पर इंडिया बड़ा कहता है हम सुपर पावर बनेंगे, इंडिया का घर इतना मजबूत नहीं है। सुपर पावर बनने के लिए आपको अपना घर मजबूत करना पड़ता है। अमेरिका अगर खुद को सुपर पावर कहता है तो अमेरिका का घर बहुत ज्यादा मजबूत है। उसकी लेफ्ट राइट सेंटर वेंटर में छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं आजादी की, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि अमेरिका की नेशनल पावर इतनी बड़ी है। सो ये वो अमेरिका ने अपना घर मजबूत किया, जिसके बाद उनको सामने पूरी दुनिया झुकती है। हमें भी अपना घर मजबूत करना है, हमें भी अपनी इस्लामिक सिविलाइजेशन मजबूत करनी है, फिर जाकर हम पूरी दुनिया के अंदर दावा ठोक सकते हैं कि हम सुपर पावर। अब यूरोप सुपर पावर क्यों नहीं बन सकता? हालांकि पैसे भी है, टेक्नोलॉजी भी है। वजह यह कि यूरोप बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। पता नहीं कितने मुमालिक यूरोपियन यूनियन के अंदर कोऑपरेट भी नहीं करना चाहते, आपस में ऐसे ही बैठे हुए हैं। रशिया भी इसीलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि उसका घर मजबूत नहीं है, वहां पर भी बहुत ज्यादा सेशनिस्ट मूवमेंट है। चाइना के लिए भी सबसे बड़ा मसला यह कि ताइवान ये वो वगैरह, तिब्बत ये जिंगजियांग उइगर ये, उसका भी घर मजबूत नहीं है। हिंदुस्तान का तो वैसे भी नहीं है। सो सुपर पावर बनने के लिए आपको अपना घर मजबूत करना पड़ेगा, फिर दुनिया आपको खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी देती है। बाकी नेशनल पावर के लिए आपके तीन इंग्रेडिएंट्स है, एलिमेंट्स है। सबसे पहले मिलिट्री पावर, दूसरा इकोनॉमिक पावर और तीसरी होती है आपकी टेक्नोलॉजी। ये तीनों अगर आपके कंट्रोल में हो तो आप खुद ब खुद एक सुपर पावर बन सकते हैं। सो इससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में चीजें काफी मतलब है ना मदद करेगी कि ये तीनों चीजें कैसे एक नेशनल पावर बनाती हैं, और उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि ये तीनों चीजें तभी बन सकती है जब स्टेट एक फ्री हो, एक पॉलिटिकल आजाद रियासत में ही ये तीनों चीजें ग्रो कर सकती है, जहां पर तनकीद की जाए तो उसको उठाया ना जाए, क्योंकि तनकीद से इस्लाह होती है और तनकीद से बहुत कुछ सीखा जाता है। मैं वो तनकीद की बात नहीं कर रहा जो प्रोपेगेंडा जियो न्यूज हमेशा करता रहता है अच्छे लोगों के खिलाफ और अपना एजेंडा सेल करता रहता है। वो तो एक मतलब हरामखोरी जियो न्यूज की पहले से ही थी और आज भी है, ये रहेगी। मैं बात कर रहा हूं कि जब आप क्रिटिकली एनालाइज करके चीजों को तनकीद करते हैं उन चीजों के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।